द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एक जाना माना नाम जो सभी इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स और अभ्यासकों को पता है, जिनका इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा योगदान है। बहुत से लोगों ने उनकी फेमस वर्क द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स को पढ़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जॉफ्री चॉसर की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर विथ मी। तो आज मैं इस चैनल पे जॉफ्री चॉसर के बारे में आपको कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा। तो बिना देर गवाए चलिए शुरू करते हैं। जॉफ्री चॉसर इंग्लिश पोएट और राइटर थे। इन्होंने पोएम्स के साथ साथ प्रोज वर्क्स में भी अपना योगदान दिया है। इनका जन्म इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। लगभग 1340 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और मृत्यु इनकी 1400 में हुई है। ये अप्रोक्सीमेट है। इनकी जन्म और मृत्यु के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जैसे कि इनका वर्क है उस वर्क से और वह उस समय के कुछ दस्तावेजों से इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। चौसर का इंग्लिश लैंग्वेज को पहचान दिलाने में एक बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने पहले कुछ समय लैटिन और फ्रेंच भाषाओं में भी अपना काम किया है और बाद में इन्होंने इंग्लिश मिडलैंड लैंग्वेज को पॉपुलराइज किया। जॉफ्री चौसर का जन्म लंदन के एक प्रॉस्परस फैमिली में हुआ था। मर्चेंट फैमिली थी और उनके पिताजी जॉन चौसर एक विनर थे, वाइन बनाने वाले थे। उनके एजुकेशन के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। चौसर ने उस समय के बड़े बड़े व्यक्तियों के घरों में काम किया है। एज अ कोर्टियर एंड एज अ डिप्लोमेट उन्होंने काम किया है, जिसमें एलिजाबेथ डीबर्ग, काउंटेस ऑफ अल्सेस्टर एंड बाद में इन्होंने एडवर्ड द थर्ड और रिचर्ड द सेकंड के दरबार में भी काम किया है। और जब वह डिप्लोमेट की तरह काम करते थे तब उन्हें अलग अलग कल्चर्स की जानकारी हुई और उसी के साथ बहुत सारे लैटिन और फ्रेंच वर्ड से उनकी जान पहचान हुई, जैसे डांटे, पेट्रार्क, बोकासियो एक्सेट्रा। और इसी के चलते उनके राइटिंग्स में भी इसका प्रभाव, इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ चौसर ने एज अ सिविल सर्वेंट भी काम किया है, जिनमें वह कॉम्प्ट्रोलर एंड कस्टम्स फॉर पोर्ट ऑफ लंदन, क्लर्क ऑफ द किंग्स वर्क्स, डेप्यूटी फॉरेस्टर ऑफ द रॉयल फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ पीटरटन रह चुके हैं। और इसी के चलते उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उनकी मुलाकात बहुत सारे अलग अलग लोगों से हुई थी, जिनसे बाद में उनके कैरेक्टराइजेशन में ये जो खूबियां है वो हमें दिखाई देती है। चौसर का मृत्यु अक्टूबर 25, 1400 को हुआ, जो एक ट्रेडिशनल डेट है ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसके बाद उनके कोई भी कागजात, कोई भी मेजर वर्क्स हमें दिखाई नहीं देते और उनको वेस्टमिंस्टर एबे के पोएट्स कॉर्नर में दफनाया गया। और वो ऐसे पहले पोएट थे जिनको वेस्टमिंस्टर एबे के पोएट कॉर्नर में दफनाया गया। तो इस तरीके से हमने चौसर की लाइफ को ब्रीफली समझा। अभी आते हैं उनकी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन और उनके मेजर वर्क्स में कि उन्होंने क्या लिखा है। सबसे पहले तो जानेंगे कि उन्होंने लैंग्वेज कौन सी यूज की। तो अपने समय के हिसाब से उन्होंने फ्रेंच, लैटिन लैंग्वेज यूज की, लेकिन बाद में जाके उन्होंने इंग्लिश में, स्पेसिफिकली मिडल इंग्लिश को उन्होंने प्रीफर किया और इस मिडलैंड डायलेक्ट को उन्होंने एक पहचान दिलाई जो मॉडर्न इंग्लिश का बेस बन के सामने आई। इसी के साथ इन्होंने एलेगरी, ड्रीम विजन और नैरेटिव पोएम्स को लिखा है। जॉफ्री चौसर की पोएट्री को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रेंच ग्रुप, इटालियन ग्रुप और इंग्लिश ग्रुप। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंच ग्रुप की, जो इनिशियल पोएम्स थी और मोस्टली इमेच्योर पोएम उन्होंने इस समय के दौरान लिखी थी। इसमें सबसे पहले तो आती है द रोमांट ऑफ द रोड्स, जो एक एलेगरिकल पोएम है, द बुक ऑफ डचेस, द कंप्लेंट अनटू पीटी एंड एबीसी एंड द कंप्लेंट ऑफ मार्स। तो इस तरीके के 4 वर्क्स, मेजर वर्क्स हमें इस दौरान देखने को मिलते हैं। इसमें से द रोमांट ऑफ रोज ऑक्टोसिलैबिक कपलेट स्टाइल में लिखी है। इसमें स्टैंजा के हर लाइन में 8 सिलेबल्स होते हैं। अभी सिलेबल्स, डिप्थोंग, ये क्या है ये समझने के लिए आप हमारे अगले वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद उन्होंने इटालियन ग्रुप में पोएम्स लिखी है। लैटिन से इंस्पायर्ड होकर, प्रभावित होकर उन्होंने पोएम्स लिखी है, जिसमें एनेलिडा एंड आर्काइड, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रोइलस एंड क्रिसेड, द हाउस ऑफ फेम, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन शामिल है। ट्रोइलस एंड क्रिसेड यह पोएम लॉन्ग पोएम है और ये जियोवानी बोकासियो के वर्क से अडॉप्ट की गई है। अभी आते हैं द इंग्लिश ग्रुप पे, जिसमें इन्होंने द कैंटरबरी टेल्स, द लैक ऑफ स्टेडफास्टनेस, कंप्लेंट ऑफ चौसर टू हिज एम्प्टी पर्स, टेल ऑफ मेलिबर्स
वर्स और द पर्सन्स टेल जैसे मेजर वर्क्स लिखे। इसमें से द कैंटरबरी टेल्स ये एक कैरेक्टराइजेशन का वर्क है। द लैक ऑफ स्टेडफास्टनेस और कंप्लेंट ऑफ चौसर टू हिज एम्प्टी पर्स ये दो शॉर्ट पोएम्स है। इसी के साथ टेल ऑफ मैलिबस और द पार्सन्स टेल ये दो वर्क प्रोज वर्क है। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स मेंशन कर रहा हूँ जो अलग अलग समय काल के दौरान इन्होंने लिखी है। पहला तो है बुक ऑफ डचेस जो 1368 से 1369 के बीच में लिखी गई। ये एक एलेजी है, एक ड्रीम विजन पोएम है जो ब्लांश ऑफ लैंकेस्टर इसकी डेथ के ऊपर कोमोमरेट करता है, उनको याद करने वाली ये पोएम चौसर द्वारा लिखी गई। दूसरा है द हाउस ऑफ फेम, ये एक अनफिनिश्ड ड्रीम विजन की पोएम है। इसमें इन्होंने थीम्स ऑफ फेम, र्यूमर और नेचर पोएट्री जो है इसको एक्सप्लोर किया है। और तीसरी जो है वो ट्रॉयलस एंड क्रेसेड एक लॉन्ग एपिक पोएम है, महाकाव्य है जो क्लासिकल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है और इसे उनका दूसरा सबसे बड़ा वर्क कैंटरबरी टेल्स के बाद माना जाता है। यह एक ट्रेजेडी है जो कि ट्रोजन वॉर के दौरान हमें इसका नैरेटिव मिलता है। तो दोस्तों अभी दिए गए स्लाइड में आपको द कैंटरबरी टेल्स और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी साझा की गई है। द कैंटरबरी टेल्स चौसर का सबसे नवाजा हुआ वर्क है, सबसे फेमस प्रसिद्ध वर्क है और इसमें 29 पिलग्रिम्स जो सेंट कैंटरबरी की यात्रा पर निकले हैं उनका वर्णन हमें मिलता है। हर पिलग्रिम को, हर तीर्थयात्री को कैंटरबरी के और जाते समय एक और आते समय एक ऐसी दो कथाएं सुनानी थी। इसी कथाओं का संकलन कैंटरबरी टेल्स में किया है। ये जो तीर्थयात्री है वो साउथ वार्क के टैबार्डिन में पहले मिलते हैं और उसके बाद वो श्राइन ऑफ थॉमस बेकेट जो कि कैंटरबरी कैथेड्रल में है वहां तक यात्रा करते हैं और इसी से रिलेटेड इन्होंने ये वर्क लिखा है, अपना प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स लिखा है, समाज के सभी लोगों को इसमें एम्बेड किया है, इसमें दिखाया गया है अलग अलग कैरेक्टर्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, चाहे वो नाइट हो, मॉन्क हो, मर्चेंट, हाउसवाइफ। तो इन्होंने इस तरीके के कैरेक्टर्स को लिया है और उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है और साथ ही उन्होंने समाज के दिखावेबाज लोगों के ऊपर सटायर किया है, व्यंग किया है। इसी के साथ कैंटरबरी की एक और स्पेशलिटी मींस वेराइटी ऑफ जॉनरास। इन्होंने अलग अलग शैलियों में कथाएं लिखी है जिसमें इन्होंने सेंट्स लाइव्स, सरमन, एलेगरीज, फैब्लियॉक्स, रोमांसेस इन सब को एक ही किताब में लिखा है जिससे कि पढ़ने के बाद रीडर्स को और ज्यादा इसमें इंटरेस्ट आता है। और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि चौसर ने सोशल कमेंट्री करते हुए और उनके ऑब्जर्वेशन से इन्होंने समाज के लोगों पर टिप्पणी की है, टीका की है, सटराइज किया है उनको और जिसमें सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल इश्यूज शामिल है। तो इसके बाद आते हैं लिटरेरी स्टाइल्स पे। सबसे पहले लिटरेरी स्टाइल है रियलिज्म। चौसर को उनके लिटरेरी स्टाइल के लिए, रियलिज्म के लिए जाना जाता है जिसमें उन्होंने रियल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कैरेक्टराइजेशन किया है। दूसरा, इन्होंने सटायर किया है, व्यंग किया है बहुत ज्यादा, जो इश्यूज है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इस तरीके के सभी जो इश्यूज है इसके ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया है, टीका टिप्पणी किया है, लेकिन हास्यास्पद वे में। तो इसलिए हम उसको व्यंग कहते हैं, सटायर कहते हैं। इसी के साथ हमें वर्क्स में ह्यूमनिज्म भी मिलता है, यानी ह्यूमन इमोशंस को इसमें दिखाया गया है, इंडिविजुअल इमोशंस, एक्सपीरियंस को इसमें जगह दी गई है, इसमें हमें दिखाया गया है। इसी के साथ उन्होंने अपनी खुद की इंग्लिश मिडलैंड लैंग्वेज को इस्तेमाल अपने वर्क्स में किया है, जो कि अगला पॉइंट वर्नाकुलर लैंग्वेज में आता है। फिर उनकी नैरेटिव स्किल्स आती है, वो स्टोरी टेलिंग में मास्टर थे और उन्होंने बहुत ही उम्दा जो है प्लॉट तैयार किया है जिससे कि वो स्टोरी समझा सके, लोगों को बता सके। और ये ऐसे प्लॉट्स, ऐसे जो स्टोरीज है वो लोगों को बांध के रखती है। अगर थीम्स की बात की जाए तो चौसर के वर्क्स में हमें लव, मैरिज, क्लास, रिलीजन, मोर्टेलिटी, करप्शन, पिलग्रिमेज, फेट, फ्री विल जैसी थीम्स देखने को मिलती है। अभी है लीगेसी एंड इन्फ्लुएंस। तो चौसर का जो प्रभाव है उसी के साथ चौसर का जो वारसा है उससे कितनी
कितने लोगों को फायदा हुआ है, कितना इन्फ्लुएंस उसका रहा है आगे जाके, वो हमें देखने को मिलता है। जैसे उनको सबसे पहले तो उपाधि दी गई है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया है और बहुत ही लार्ज कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। और कहीं ना कहीं चौसर ने फ्यूचर के जो इंग्लिश राइटर्स है, जैसे शेक्सपियर, स्पेंसर, जॉन मिल्टन, इनको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया है। चौसर ने नैरेटिव पोएट्री, कैरेक्टराइजेशन और सोशल कमेंट्री के लिए एक नैरेटिव सेट किया है, एक तरह से फाउंडेशन लेड किया है, बुनियाद तैयार की है। और इसी के साथ चौसर के वर्क से हमें उस समय की सोसाइटी की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस पता चलती है, सोशल ऑर्डर्स पता चलते हैं। तो इस तरीके से जॉफरी चौसर का इंग्लिश राइटिंग एज वेल एज लिटरेरी स्फीयर में बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है और उन्होंने बहुत सारे फ्यूचर राइटर्स को प्रभावित किया है और कहीं ना कहीं इंस्पायर भी किया है। तो होप आपको ये लेक्चर, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी जल्द से जल्द मिल सके। तो आप सभी का शुक्रिया कि आपने यहाँ पर समय दिया। धन्यवाद। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।